आज हम बात करेंगे मास्टर सेटअप 2 के अंदर। मास्टर सेटअप 2 के अंदर हम बोनस, हमारी कंपनी में डिस्बर्स होने वाला बोनस, उसका सेटअप हम कैसे कर पाएंगे उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो हमें बोनस सेटअप के अंदर जाना है। उसके अंदर हमारी कंपनी का नाम जो भी है वो भी सिलेक्ट करना है, कौन सी बोनस कौन से ब्रांच के लिए एलिजिबल है वो भी सिलेक्ट करना है, कौन से डिपार्टमेंट को हम बोनस डिस्बर्स कर रहे हैं तो वो भी डिफाइन करना है। बोनस 3 तरीके से हम डिस्बर्स कर सकते हैं, एक है मंथली, एक है 6 मंथली एंड एक है एनुअली, दैट मीन्स ईयरली। तो आपको यहाँ पर जो भी है, अगर आपका बोनस पेड विथ मंथली है सैलरी के साथ तो आपको मंथली सिलेक्ट करना है। अगर आपका बोनस है ईयरली पेमेंट में आता है तो आपको ईयरली सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका बोनस एज पर फिनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है कि हमें जो बोनस का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा वो किस डेट से लेके किस डेट के अंदर आपको फॉल करता है। तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024। यहाँ पर मैंने बोनस का रेफरेंस मंथ यानी डिस्बर्समेंट मंथ डाल रहा हूँ रेफरेंस के लिए। तो मैंने अप्रैल 2024 यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। अभी कैलकुलेशन यानी कि हमारा बोनस का जो सेटअप हो रहा है वो किस में है, यानी कि फिक्स सम अमाउंट बेस दे रहे हैं या बेसिक पे कैलकुलेशन है या सीटीसी पे है या ग्रोथ पे है। तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस है। अगर मान लो कि नॉर्मल एज पर स्टैंडर्ड कंप्लायंस पे जा रहे हो आप, ओके, तो आपको बेसिक पे क्लिक करना है। अगर मान लो कि आपका बोनस का जो भी अमाउंट रहेगा, ओके, वो फिक्स करना है कि नॉट मोर ग्रेटर देन दिस अमाउंट, ओके, एज पर कंप्लाइंस, तो आपको वो अमाउंट यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है, आपकी कंपनी में ऐसा रूल है कि भाई जो भी बेसिक रहेगा उसका 8.33% आपको बोनस पेड करना है या 20% मैक्सिमम लिमिट है तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया कि हमारी मैक्सिमम लिमिट बोनस की नहीं है, तो 0 0, ओके। यहाँ पर मैं परसेंटेज या फिर फॉर्मूला या फिर बाद में अमाउंट भी बता सकता हूँ कि मेरा जो भी बोनस रहेगा वो कैसे रहेगा। तो एक हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बना के रखा है कि अगर किसी भी एम्प्लॉई का बेसिक 21,000 से अगर ज़्यादा है तो उसको जीरो बोनस कंसीडर करना है, या तो 21,000 से कम है तो उसका 8.33% उसको देना है। अगर आपकी कंपनी में डिस्बर्समेंट अगर मान लो कि 21%, सॉरी 20% या 14%, जो भी आप परसेंटेज आप अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है बोनस की फॉर्मूला जो भी बनाई है वो किस साल के लिए है, 2023 और 24 का हमने यहाँ पर सेटअप किया था, या आफ्टर डेट आपको यहाँ पर सेव करना है। अभी हम बात कर रहे हैं दूसरे ऑप्शंस के अंदर, सेटअप 2 के अंदर ग्रेड। हमारा जो ग्रेड पॉलिसी है, जैसे कि हमारी लीव पॉलिसी है वो ग्रेड पे डिफाइंड है, पे कैडर पे डिफाइंड है। तो जो भी हमारे डेजिग्नेशन के लेवल है कंपनी के अंदर, जहाँ पर फैसिलिटी दी जाती है एम्प्लॉई को रिगार्डिंग दैट लेवल्स, यानी कि किस लेवल के एम्प्लॉय को कौन से बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि पेट्रोल अलाउंस का होता है या क्लेम का होता है या लीव पॉलिसी का होता है या अटेंडेंस का होता है। तो वो सारा जो पॉलिसी है वो डिपेंड ऑन पे कैडर एंड ग्रेड पे डिपेंड रहता है। तो वो ग्रेड कहाँ से जनरेट हम करते हैं, तो आपको क्या करना है, सेटअप 2 के अंदर जाना है, ग्रेड के अंदर जाना है और ग्रेड सेटअप के अंदर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आपको कंपनी डिफाइन करनी है, ओके। फिर आपको एक ग्रेड बनाना है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक ग्रेड बना रहा हूँ, एम M1 करके मैं ग्रेड क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ कि ये है फॉर मैनेजर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि दिस ग्रेड फॉर मैनेजर। शॉर्ट नंबर मैं डाल रहा हूँ कि इसका मैंने शॉर्ट नंबर अभी डाला है कि ये फर्स्ट क्रिएट हो रहा है तो मैंने 1 नंबर डाल दिया है यहाँ पर। आफ्टर डेट यहाँ पर नोटिस पीरियड आएगा। यह जो बंदा है जो M1 ग्रेड में आ रहा है उसका नोटिस पीरियड कितना रहेगा, यानी कि वो 30 दिन का नोटिस पीरियड रहेगा, वो उसका 60 दिन का रहेगा या 90 दिन का रहेगा। यह मान लो कि इस बंदे के लिए नोटिस पीरियड के अंदर वर्किंग डे कितने होने चाहिए, यानी कि वो 26 दिन का वर्किंग करेगा यानी कि प्रेजेंट डे काउंट होगा, या फिर बाद में उसका वर्किंग डे आप इंक्लूडिंग वीक ऑफ कंसीडर कर रहे हो तो आपको वीक ऑफ के साथ जाना है, तो वो भी आप सेट कर सकते हो यहाँ पर। दूसरा हमारा ऑप्शन है बिफोर कंफर्मेशन डेज, यानी कि ये जो M1 वाला बंदा है बिफोर कंफर्मेशन डेज में वो कितना नोटिस पीरियड करेगा। तो उसके लिए भी आपने अगर मेंशन किया है कि इन अ प्रोबेशन पीरियड अगर वो 30 दिन का नोटिस पीरियड सर्व करेगा तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, या तो 0 भी कर सकते हो कि आपकी पॉलिसी में लिखा है कि जो भी बंदा ऑन प्रोबेशन है और M1 में फॉलो हो रहा है तो उसका नोटिस पीरियड नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर 0 डिफाइन करना है। दूसरा है आफ्टर कंफर्मेशन कितने दिन का नोटिस पीरियड रहेगा, तो वो आएगा यहाँ पर 30, ओके। अभी यहाँ पर सैलरी रेंज भी अगर डिफाइन करनी है कि मान लो कि M1 में कोई बंदा ज्वाइन कर रहा है, उसके कम से कम सैलरी उसकी 50,000 होनी चाहिए, सॉरी 25,000 होनी चाहिए, और मैक्सिमम लिमिट उसकी 50,000 होनी चाहिए, तो भी आप डिसाइड कर सकते हो
तो यहाँ से आपको बाइंड करेगा। जब आप सैलरी स्ट्रक्चर बना रहे हो तो जब M1 का ग्रेड सिलेक्ट कर रहे हो तो उसकी लिमिट रहेगी वहाँ पर CTC अमाउंट आपका जो भी बताया जाएगा वो 25,000 से लेके 50,000 के बीच में होना चाहिए। ओके, दैट है ओवर टाइम एप्लीकेबल। अगर M1 ग्रेड वाले जितने भी एम्प्लॉय है उसको OT अगर आप दे रहे हो तो यहाँ पर टिक करना है, अगर नहीं दे रहे हो तो अनटिक करना है। M1 एक्टिव यानी कि M1 ग्रेड जो भी है वो सॉफ्टवेयर में एक्टिव स्टेटस पे है, तो आपको हमेशा यहाँ ध्यान रखना है ये टिक मार्क तो होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट दिया गया है इज लीव एंकेसमेंट माइनस फ्रॉम F&F, यानी कि M1 में जो बंदा फॉल कर रहा है अगर उसका फुल एंड फाइनल जब बन रहा है तो उसको क्या लीव एंकेसमेंट देना है या नहीं देना है। अगर मान लो कि आपको नहीं देना है तो आपको यहाँ पर टिक मार्क होना चाहिए, तो यानी इस बंदे के F&F में वो लीव एंकेसमेंट माइनस कर देगा और आपको लास्ट में सेव बटन पे क्लिक करना है। ओके, दैट नेक्स्ट है सेटअप 2 के अंदर थर्ड बैंक डिटेल। यह वो बैंक है जहां से कंपनी की सैलरी एम्प्लॉय को दी जाती है, यानी कि जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है हमारी उस कंपनी के बारे में, जैसे कि इनोवा सिस्टम हमारी कंपनी है तो हमारे हम कौन सी बैंक में से सैलरी हमारे एम्प्लॉय को दे रहे हैं, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारी बैंक का नाम है ICICI बैंक है, ब्रांच यानी अहमदाबाद ब्रांच है, यानी आप मान लो कि मल्टीपल लोकेशन पे अहमदाबाद में ब्रांच है तो आप बता सकते हो आश्रम रोड है या नवरंगपुरा ब्रांच है या फिर मणिनगर है, तो आप वो भी यहाँ पर बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट है अकाउंट नंबर। आपको जो भी अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अकाउंट टाइप यानी यहाँ पर आपको बताना है कि वो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, जो भी है वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। सिटी यानी अहमदाबाद आपको सिलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है कोड, यानी कि ब्रांच कोड होता है, हर एक बैंक के अंदर एक ब्रांच कोड होता है तो वो भी आपको डिफाइन करना है। मैंने यहाँ पर अभी रैंडमली लिख दिया कि ये ब्रांच कोड नंबर है। कॉन्टैक्ट पर्सन यानी कि हमारा जो अकाउंट का पर्सन जो डिसबर्समेंट कर रहा है तो उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है कि मिस्टर XYZ। ओके, अभी उसका टेलीफोन नंबर आप चाहो तो यहाँ पर बता सकते हो। ओके, ये मैंडेटरी है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट भरना पड़ेगा। MIC कोड 1234 मैंने यहाँ पर एक रैंडमली अकाउंट डाल दिया। IFSC कोड जैसे कि SBIN 0, ओके, फिर AHM ऐसे करके मैंने एक यहाँ पर IFSC कोड लिखा हुआ है और BRS कोड यहाँ पर मैंने रैंडमली कुछ भी लिख दिया है। एज़ पर योर अकाउंट डिटेल आपको यहाँ पर इन शॉर्ट में यहाँ पर डिटेल डालनी है। आफ्टर डैट उसको यहाँ पर सेव करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट जनरेट हो रहा है या बैंक का लेटर जनरेट हो रहा है, जब सैलरी के टाइम आपको डिटेल्स आपको बैंक को शेयर करनी होती है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा आपको एज अ सैलरी क्रेडिट करना है। ओके, तो आपको यहाँ पर ये डिटेल डालनी जरूरी है ताकि यही चीज़ आपको सैलरी लेटर के अंदर बाइंड करके आएगा कि आपकी कंपनी से इस अकाउंट से इतने लोगों को, यानी कि कौन कौन से एम्प्लॉई है जिसको आपको क्रेडिट करना है। ओके, तो हो गया सेटअप 2। अभी सेटअप 2 के अंदर हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर में जाएंगे जहाँ पर सैलरी ऑन करके डिफाइन करना है कि आपका जो भी कंपनी के अंदर सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा वो किस बेस पे है, CTC पे है या ग्रोस पे है। तो फर्स्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो कि CTC पे मेरा सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। अब सैलरी स्ट्रक्चर की रेंज डिफाइन करनी है कि 1 रुपया से लेके मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम लिमिट भी आप डाल सकते हो कि 1 करोड़ तक किसी का भी सैलरी हो सकता है, और फिर आफ्टर डेट आपको सेव करना है। तो आपकी एक CTC स्ट्रक्चर का यहाँ रेंज हो गया। अभी अब आगे बढ़ रहे हैं कि मुझे यहाँ पर ग्रेड डिफाइंड है मेरे, कि मेरा M1 का ग्रेड में कितना सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, S1 में क्या रहेगा, W1 में क्या रहेगा, तो ये सारे हमारे पास ग्रेड है। अभी हम एक ग्रेड के बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने एक ग्रेड सिलेक्ट किया A1 करके। अब A1 के अंदर सैलरी ऑन मुझे डिफाइन करना है कि मेरा सैलरी स्ट्रक्चर किस हिसाब से रहेगा, तो सैलरी ऑन रहेगा CTC। ओके, नेक्स्ट P एलिमेंट मुझे सिलेक्ट करना है कि मैं बेसिक के बारे में अभी बता रहा हूँ कि मेरे CTC स्ट्रक्चर में बेसिक। ओके, अभी ये रीइंबर्समेंट है या नहीं वो आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर अभी एडिशन में आता है या डिडक्शन में आता है ये पे एलिमेंट, तो आपको अर्निंग में आता है। अभी ये जो अमाउंट है वो परसेंटेज पे काउंट करती है या फिक्स में आती है, ओके, या इसका कोई फॉर्मूला है, तो तीन में से आप कोई एक बता रहे हो तो यहाँ पर एक हम डिसाइड करेंगे कि ये परसेंटेज ऑफ वैल्यू है। ओके, अभी परसेंटेज उसके क्या रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि 40% ऑफ CTC, तो मैंने यहाँ लिख दिया स्टैंडर्ड की 40% ऑफ CTC है।
ओके, और उसको मैं सेव करूँगा। ओके, आफ्टर देन फिर से मैं दूसरे पे एलिमेंट में जाऊँगा कि मुझे अभी HRA का फॉर्मूला बनाना है। ओके, तो मैंने HRA सिलेक्ट कर दिया। HRA वो भी अर्निंग पार्ट है और वो भी परसेंटेज में फॉल करता है और वो भी बेसिक का 40% रहेगा। ओके, तो आपको यहाँ पर बेसिक का 40%, यानी कैसे बताओगे, आपको यहाँ पर बताना है इन द ब्रैकेट बेसिक इंटू 40%। ओके, तो आपको इस हिसाब से बताना है फॉर्मूला कि HRA हमारा जो भी रहेगा वो बेसिक इंटू 40% रहेगा। सेम फिर आगे हम बढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास मेडिकल या एजुकेशन करके ऑप्शन है, तो वो एक फिक्स वैल्यू में आते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अगर मैंने एजुकेशन सिलेक्ट किया तो यहाँ पर परसेंटेज नहीं आएगा, वो वैल्यू में हम ले लेते हैं कि जो भी रहेगा उसका हमें क्या करना है, 1000 हमें एजुकेशन सम अलाउंस देते हैं। अगर ऐसे ही है तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मेडिक्लेम। फिर मेडिक्लेम में हम आगे बढ़ रहे थे कि मुझे 1250 रुपया यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय को फिक्स वैल्यू देनी है, वो कोई परसेंटेज ऑफ फॉर्मूला में नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से वन बाय वन आपको क्रिएट करना है। जैसे जैसे आप सेव करते रहोगे आपको नीचे यहाँ पर टैब जनरेट दे दोगे, यानी A1 ग्रेड में जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनके लिए यही फॉर्मूला आएगा। तो इस हिसाब से आपको सैलरी स्ट्रक्चर जनरेट करना है। अभी हम बात करेंगे सैलरी पीरियड के अंदर हमारी कंपनी में जो सैलरी डेज काउंट होते हैं, क्या वो पहली तारीख से 31 तारीख के बीच में है या फिर बाद में 26 तारीख से लेकर नेक्स्ट मंथ के 25 तारीख तक, यानी कि 25-26 वाली साइकिल है, उस हिसाब से हम सैलरी करते हैं। तो आपको क्या करना है, सैलरी पीरियड सेटअप में जाना है, वहाँ पर मंथ वाइज आपको यहाँ पर सेटअप करना है। जैसे कि मेरी ये कंपनी है, ओके, मैंने कंपनी सेलेक्ट कर दी। अभी मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ कि 2024 के लिए मैं सैलरी पीरियड डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैंने 2024 सिलेक्ट कर दिया है। अभी मैं फ्रॉम डेट है टू डे तक, यानी कि जनवरी में मेरी पहली तारीख से लेकर 31 तारीख तक की मुझे सैलरी बनानी। तो आपको यहाँ पर सैलरी डेज मिलेंगे कि 31 दिन का मेरा यहाँ पर मंथ डेज होने चाहिए। सेम यहाँ पर दूसरे मंथ के अंदर मैं जाऊँगा 1 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक। ओके, तो 29 दिन का काउंट मिलेगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर सैलरी जो पीरियड रहेगा वो 1 तारीख से 31 तारीख का गिना जाता है। अगर मान लो किसी कंपनी के अंदर ऐसा है कि उनकी सैलरी साइकिल है 26 तारीख से स्टार्ट हो रही है, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है कि मान लो कि 3 मार्च है, उसका मैं सैंपल ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया 26 तारीख, और 26 से लेकर नेक्स्ट मंथ यानी मार्च के बाद आएगा अप्रैल महीना, तो आपको यहाँ पर अप्रैल मंथ में जाना है और उसकी 25 तारीख आपको यहाँ पर काउंट करनी है। तो ये हुआ मेरा 25-26 वाला साइकिल। ओके, तो उस हिसाब से आपको फिर बाद में आपका खुद का सैलरी पीरियड डिफाइन करना है सॉफ्टवेयर में और लास्ट में यहाँ पर सेव करना है। ओके, तो ये हुआ सैलरी पीरियड के बारे में। अभी हम बात करेंगे TDS के स्लैब के बारे में। ओके, अगर आपकी कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉय ऐसा है जिसका TDS स्लैब अगर आपको बाय सिस्टम डिडक्ट करना है, तो आप खुद अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने TDS टैक्स इनकम टैक्स स्लैब के अंदर जाता हूँ, मुझे यहाँ पर फिनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से फिनेंशियल ईयर के लिए मैं TDS काउंट कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने 20-21 एज ए सैम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया है। अभी ये मेल कैटेगरी के लिए है या फीमेल कैटेगरी के लिए है। ओके, तो यहाँ पर मैंने मेल सिलेक्ट कर लिया है। दूसरा ऑप्शन है आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो भी स्लैब बन रहा है क्या सीनियर सिटीजन पर्सन के लिए है। अगर यस तो आपको टिक करना है, अगर नो दैट मीन्स आपको अनटिक रखने देना है यहाँ पर। दूसरा है ये जो भी स्लैब जनरेट हो रहा है क्या न्यू रिजीम फॉलो कर रहा है इनकम टैक्स के रूल से के हिसाब से, या ओल्ड रिजीम है। अगर न्यू रिजीम है तो आपको टिक करना है, ओल्ड रिजीम है तो अनटिक रहने देना है। ओके, अभी मुझे डिफाइन करना है कि मान लो कि मैं एक सिलेक्ट कर रहा हूँ कि ये ओल्ड रिजीम है और सीनियर सिटीजन नहीं है, और यहाँ पर इनकम मेरी क्या होनी चाहिए। तो एक ओल्ड रिज्यूम का जो भी है उसमें ये है कि अप टू 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख अगर किसी की भी इनकम है। ओके, तो यहाँ पर 0.0 से लेके मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ 2,50,000। ओके, 00, तो उसका वैल्यू रहेगा इनकम टैक्स का 0, यानी वो टैक्स डिडक्शन में फॉल नहीं करता है। मैंने इसको सेव किया, सॉरी ऐड ऑन करना है मुझे, 1 मिनट। ऐड, दूसरा मैं जा रहा हूँ
2,50,000 ₹1 से लेके जिसका भी इनकम 3 लाख तक रहेगा उसके 5% डिडक्शन होगा एज अ TDS। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ओके, मैं थर्ड यहाँ पर स्लैब डाल रहा हूँ। अगर जिसका भी थर्ड 3 लाख से अगर किसी का भी ज़्यादा है, 3 लाख से लेके अगर किसी का 5 लाख तक इनकम है, ओके, तो उसका टैक्स रहेगा 5%। ओके, नेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ। ये एक सैम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आप टैक्स के स्लैब कैसे सेट कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। ओके, उसके अंदर मैंने डालिएगा अगर किसी का 5 लाख 1 से 10 लाख तक इनकम है, ओके, तो वो फिर 10% के काउंट में आता है। वो एग्जांपल मैंने ले लिया। फिर अबव 10 लाख है, मान लो किसी का 10 लाख है, ओके, फिर बाद में मैं मैक्सिमम लिमिट डाल देता हूँ कि कितने तक होना चाहिए। तो मैंने एक मैक्सिमम लिमिट डाल दी कि यहाँ तक अगर सैलरी है तो उसका 20% मैंने ले लिया। तो एक यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल सेट कर दिया। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। टिक करोगे उसके बाद ये आपका एक नॉन सीनियर सिटीजन के लिए ओल्ड रिजिम के लिए ये स्लैब जनरेट हुआ है और ये है मेल कैटेगरी। सेम आपको फीमेल कैटेगरी में सिलेक्ट करना है, नॉन सिटीजन में आएगा और ओल्ड रिजिम फॉलो करेगा। फिर बाद में आपको फिर से सिटीजन में क्लिक करना है, फिर बाद में नॉन ओल्ड रूल क्रिएट करना है। ओके, ऐसे ऐसे करते करते आपको मल्टीपल यहाँ पर टैक्स स्लैब करना है। ओके, तब जाके TDS का कैलकुलेशन सही आएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेटअप 2 के अंदर स्किल। अभी स्किल क्या है, अगर मान लो कि हमारे पास जो भी प्रीमाइसिस में वर्कर कैटेगरी है तो कुछ कैटेगरी आती है कि वो अनस्किल में माने जाते हैं जो हेल्पर्स हैं। ओके, कुछ स्किल आती है जो सेमी स्किल में आते हैं और कुछ स्किल आती है जो स्किल लेबर में हम काउंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर पहले सेटअप करते हैं कि कोई भी वर्कर है वो कौन कौन सी इस कैटेगरी में हो सकता है। तो स्किल लेबर हो सकता है एक तो, ओके, सेव कर दिया मैंने। कोई होते हैं जो सेमी स्किल में आते हैं, ये भी सेव कर दिया। एंड थर्ड आता है अनस्किल। ओके, तो ये भी ये हो गया अनस्किल। तो मैंने यहाँ पर अनस्किल करके सेव कर दिया। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आगे सेटअप 2 के अंदर दूसरा ऑप्शन है, मुझे वर्कर का भी अगर मिनिमम वेज के हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे यहाँ पर मिनिमम वेजेस डिफाइन करने पड़ेंगे जो मैंने स्किल के हिसाब से डिफाइन किया है। यहाँ पर आपको दिख रहा है मैंने 3 स्किल बनाई थी, यहाँ पर आपको दिख रही है टेबल्स के अंदर। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा स्टेट कौन सा है और कौन सा रूल उसको अटैच होगा। तो मैंने यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर दिया। इफेक्टिव फ्रॉम यानी कि ये जो भी मिनिमम वेजेस की अमाउंट है वो कब से फॉल हो रही है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया कि 1 अक्टूबर 2023 से ये मिनिमम वेजेस का फॉल हो रहा है। अभी मैं यहाँ पर स्किल्ड है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर सेट करूँगा 483 रुपीज़ फॉर जोन 2। ओके, यहाँ पर आएगी 473। ओके, और यहाँ पर आएगी 462। तो ये मेरा मिनिमम अमाउंट हो गया। अगर मान लो कि आपको ओवर टाइम पर आवर भी डिफाइन करना है कि अगर मान लो कि 483 रुपीज़ है, वो 8 घंटे का रेट है। ओके, तो आपको क्या करना है 483 डिवाइड बाई 8 आवर्स करोगे तो आपको यहाँ पर आवर रेट यहाँ पर मेंशन करना है। तो उस हिसाब से ये आपको सेव करना है ताकि आपका जो भी स्ट्रक्चर बनेगा फॉर वर्कर कैटेगरीज या डेली वेजेस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ओके,
तो वहाँ पर आपको मिनिमम वेज करना ज़रूरी है। इसको सेव होने के बाद आपको सेटअप 2 के अंदर जाना है। आपको क्या करना है, वेज स्ट्रक्चर अब बनाना है, यानी कि कैटेगरी यहाँ पर जनरेट करनी है कि जो भी मेरा, मान लो कि मैंने स्किल्ड के बारे में बता रहा हूँ, तो मुझे उसका पर डे वेजेस कितना रहेगा वो आपको वहाँ पर सेव किया हुआ इंफॉर्मेशन है, वहाँ से पर डे वेजेस यहाँ पर मेंशन होगा। और यहाँ पर है कि सिलेक्ट वेज स्ट्रक्चर, वेजेस जो रहेगा ना ऑलवेज कितना किसके पे रहेगा, वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। तो हमें स्ट्रक्चर के अंदर हमने मेंशन किया था कि उसका वेजेस के ऊपर फॉर्मूला है। हमारे एम्प्लॉय मास्टर में एडमिन के अंदर आपको दिखेगा कि जो आपको सैलरी ऑन करना है वो डे पे है या फिर बाद में वेजेस पे है या आवर बेस है। तो आपको क्या होगा कि आपको स्ट्रक्चर पर यहाँ पर डिफाइन करना है। तो आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्ट रूल डिफाइंड होगा कि ये कौन से कैडर में आता है, जो भी वर्कर है उसका, मान लो W1 है, W2 है, वॉट एवर। अगर वहाँ पर भी आपको डिफाइन करना है कि ये जो CTC अमाउंट पे फॉल कर रहा है या ग्रोस पे कर रहा है, तो वो भी आपको करके सेव डिटेल करना है। तो इस हिसाब से हम वर्कर का वेजेस स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं सिस्टम में। अभी हम बात करेंगे सेटअप 2 के अंदर कॉस्ट सेंटर कॉस्ट। ओके, अभी ये क्या है सेंटर कॉस्ट, यानी कि हम कई बार हमारे MIS रिपोर्ट के अंदर हम ये मांगते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट के लिए मल्टीपल मैन पावर यूज़ हो रहा है, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का होता है, वही मैन पावर एक लोकेशन पर काम नहीं कर रहा है लेकिन मल्टीपल लोकेशन पे वो काम कर रहा है। प्रोजेक्ट भी उसके डिफरेंट डिफरेंस है। कोई एक, मान लो कि कोई एक इंजीनियर है, 5 दिन के लिए प्रोजेक्ट 1 के अंदर काम कर रहा है, 5 दिन के लिए प्रोजेक्ट 2 के अंदर काम कर रहा है, 10 दिन के लिए वो प्रोजेक्ट 3 पे काम कर रहा है और 10 दिन के लिए प्रोजेक्ट 4 पे काम कर रहा है। उस हिसाब से उसके 30 दिन कंप्लीट हो रहा है। अभी अभी हमें ये देखना है कि कॉस्ट सेंटर में हम यूज़ क्या करेंगे। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी एक कॉस्ट कोड आपको जनरेट करना पड़ेगा कि वो इंजीनियर है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो आपको यहाँ पर कॉस्ट सेंटर कोड में जाना है। आपने यहाँ पर कोड डिफाइन किया है कि 1 2 3 4, जिस हिसाब से आपका डिपार्टमेंट है उस हिसाब से आप न्यूमेरिकल कोड क्रिएट कर रहे हो और उस कोड सेंटर का आपको डिफाइन करने का पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंटेनेंस का एग्जांपल दिया, तो मैंने यहाँ पर मेंटेनेंस डिफाइन किया, तो मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट कितना हो रहा है प्रोजेक्ट वाइज, तो मुझे ये जानना है। तो मैं यहाँ पर मैंने मेंटेनेंस डिफाइन किया और मैं यहाँ पर उसको सेव कर दूंगा। अभी क्या करना है, दूसरा यहाँ पर एम्प्लॉय मास्टर में जाना है, उसके अंदर एम्प्लॉय सेटअप के अंदर यानी कि एम्प्लॉय मास्टर के अंदर, ओके, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आपको एक ब्लॉक मिलेगा, लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर, यानी कि कॉस्ट सेंटर कोड। जो भी एम्प्लॉय मास्टर में है वो किस प्रोजेक्ट पे अंदर काम कर रहा है, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पर मेंटेनेंस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर बाद में सेव करना है। तो जब भी आपका पेरोल रन होगा, वो पेरोल जो भी रन हो रहा है उसकी कॉस्ट आपको प्रोजेक्ट वाइज मिलती रहेगी, यानी कि मेंटेनेंस का कितना कॉस्ट रहा है या डिपार्टमेंट वाइज की कॉस्ट चाहिए तो डिपार्टमेंट वाइज नाम मेंशन किया था मैंने मेंटेनेंस, तो डिपार्टमेंट वाइज भी कॉस्ट क्रिएट कर सकते हो कि एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी है, कितना मैन पावर यूटिलाइज हुआ है, आप प्रोजेक्ट के भी नाम मेंशन वहाँ पर कर सकते हो। तो इस हिसाब से हम प्रोजेक्ट कॉस्ट का हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सेटअप 3 के अंदर बात कर रहे हैं। सेटअप 3 के अंदर ये है, अगर आपको किसी भी सिटी का नाम ऐड करना है सॉफ्टवेयर के अंदर तो आपको सिटी सेटअप करके आप यहाँ पर डाल सकते हो। दूसरा है, अगर इन फ्यूचर मान लो कि कोई स्टेट नया कोई एड ऑन हो रहा है और आपको उसमें एम्प्लॉय मास्टर में डिफाइन करना है कि मुझे ये नया स्टेट जो जनरेट हुआ है उसको भी डिफाइन करना है, तो आप यहाँ पर सेटअप में जाके नया स्टेट बना सकते हो। अभी क्लेम के अंदर हम बात कर रहे हैं। क्लेम यानी कि पेट्रोल अलाउंस का क्लेम होता है, मोबाइल अलाउंस का क्लेम होता है या कैंटीन अलाउंस का क्लेम होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे करेंगे। तो क्लेम में जाना है आपको। अभी क्लेम का नाम आपको यहाँ पर डिफाइन करना है कि मैंने एक किया कि पेट्रोल पेट्रोल का मेरे को क्लेम करना है। मैक्सिमम लिमिट क्या रहेगी, यानी कि एज पर पॉलिसी कंपनी की ये होती है कि कोई भी एम्प्लॉय 5,000 से ज़्यादा क्लेम नहीं कर पाएगा। तो मैंने एक मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर डिफाइन कर दी है। मान लो कि ये जो है डेजिग्नेशन वाइज क्लेम कर सकता है कोई, तो आपको अगर डेजिग्नेशन वाइज है तो आप यहाँ पर टिक करोगे तो आपको एक मेनू मिलता है कि कौन कौन सी डेजिग्नेशन है जो एलिजिबल है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास अभी जितनी भी डेजिग्नेशन थी, यहाँ पर मैं रेट डिफाइन करूँगा कि मान लो कि पर किलोमीटर उसका रेट क्या रहेगा या और मैक्सिमम अमाउंट उसकी मंथली क्या रहेगी, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, आफ्टर डैट इफेक्ट इन सैलरी, अगर आपको यही क्लेम पेड विद सैलरी देना है तो यस पे टिक करना है। अगर मान लो ये क्लेम आपको बाय कैश देना है तो नो करके आपको इसको सेव करना है।
तो उस हिसाब से हम एक क्लेम की पॉलिसी बना सकते हैं। ओके, फिर बाद में बात करते हैं सेटअप 3 के अंदर वार्निंग। अभी हम वार्निंग सेटअप कैसे करेंगे। मान लो कि आपने एक यहाँ पर वार्निंग बनाई है, ओके, मैंने यहाँ पर अभी एक रैंडम लिखा ABC, यानी कि एब्सेंटिज्म की हो सकती है, मिसकंडक्ट की हो सकती है, ओके, या फिर बाद में कोई भी हो सकती है। तो उसका हमने ABC करके यहाँ पर नाम डिफाइन किया, रिमार्क में ला लिया है मैंने कुछ भी। ओके, नेक्स्ट। अभी मान लो कि डिडक्शन टाइप क्या है, क्या मेरे को ये वार्निंग डेज कैलकुलेशन में यानी कि डेज में डिडक्ट करना है या अमाउंट में करना है। तो यहाँ पर अमाउंट का फॉल हो जाएगा। मुझे अगर लग रहा है कि मेरा डेज डिडक्शन होना चाहिए तो मैंने ये डेज सिलेक्ट किया है। अब फ्रॉम वार्निंग काउंट फ्रॉम यानी कि कब से कब तक अगर कोई वार्निंग काउंट हो रहा है तो उसका डिडक्शन क्या होना चाहिए। मेरी कंपनी की पॉलिसी में अगर ये लिखा हुआ है कि अगर मैं 3 तक किसी को अलाउ कर रहा हूँ, लेकिन आफ्टर डेट 3 के बाद कोई भी बंदा अगर एब्सेंट विदाउट इन्फॉर्म लीव पे रहता है, ओके, तो फिर बाद में उसका 1 डे LWP होना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो कि अमाउंट में डिफाइन करना है तो आप अमाउंट भी सेट कर सकते हो 3 के बाद। ओके, मेरा डिडक्शन अमाउंट क्या रहेगा, तो 1000 डिडक्शन फ्रॉम माय सैलरी। तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया और उसको सेव करना है। ओके, तो टाइप्स ऑफ वार्निंग आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, और वही वार्निंग को एज एन एम्प्लॉय के अंदर जब आपको किसी भी एम्प्लॉय को असाइन टू वार्निंग करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, अभी हम सेटअप 3 के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। कैंटीन फैसिलिटी। आपकी कंपनी के अंदर मान लो कि कोई कैंटीन फैसिलिटी सब्सिडाइज फूड दे रही है, उसमें से आपको कितना रेट देना है, कूपन रेट क्या देना है, तो वो सारे सेटिंग्स यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अंदर आप क्या वहाँ पर कैंटीन के अंदर बायोमेट्रिक मशीन में एम्प्लॉय को पंच करना पड़ेगा, पंच के हिसाब से काउंट हमारे सिस्टम में मिलेगा। और सब्सिडाइज का रूल है कि जैसे कि 1 पंच कर रहा है तो उसका अमाउंट डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय कितना रहेगा और डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयर क्या रहेगा, तो वो सारी यहाँ पर सेटअप्स है। ओके, नेक्स्ट है सर्वे टाइप। कोई भी कंपनी में आपको अगर सर्वे करवाना है, ओके, तो आप कोई भी सर्वे यहाँ पर सेटअप कर सकते हो, और उसकी क्वेश्चनर बनाना चाहो तो भी कर सकते हो। सेटअप होने के बाद जब डिस्बर्समेंट कर रहे हो और जो भी सर्वे पे रिव्यू आएंगे फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, तो आप लिस्ट में देख सकते हो कि क्या रेट रिव्यू आए हुए हैं। अब हम असेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपको असेट्स के अंदर क्या करना है, कैटेगरी सेटअप करना है फर्स्ट। जैसे कि कैटेगरी क्या हो सकती है, ओके, तो मैं एक बता रहा हूँ कि असेट में कैटेगरी लाइक डिपार्टमेंट। ओके, IT डिपार्टमेंट हमने बनाया है कैटेगरी IT क्या दे सकता है, जैसे कि लैपटॉप दे सकता है, डेस्कटॉप दे सकता है। ओके, तो ये जो भी चीज़ें हैं वो हमने क्रिएट की है। दूसरा है, जब डिपार्टमेंट होने के बाद असेट टाइप हम क्रिएट करेंगे। अटाइट डिपार्टमेंट के अंदर से क्या मिलेगा, तो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये सब आपको उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। ओके, और अगर मान लो कि कोई डिडक्शन पार्ट अगर आपको रखना है कि लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है उसकी डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या रहेगी या उसकी डिडक्शन अमाउंट क्या रहेगी, तो वो भी आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। ओके, तो हुआ असेट्स के बारे में। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, जब भी आपको किसी भी एम्प्लॉय को असेट्स असाइन करनी है तो एम्प्लॉय असेट्स के अंदर आप जाके उसको असाइन कर सकते हो कैटेगरी वाइज, कि IT की ओर से आपने क्या दिया हुआ है, एडमिन की ओर से आपने क्या दिया हुआ है, मेंटेनेंस के ओर से आपने क्या दिया है। तो वो सारी ये कैटेगरी डिफाइन करके आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कौन से डिपार्टमेंट में कितनी असेट्स दे सकते हो। जब भी किसी भी एम्प्लॉय का अगर आप एग्जिट एप्लीकेशन आ रहा है और आप यहाँ पर नोटिस करवा रहे हो या फुल एंड फाइनल प्रोसेस कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको एक रिमाइंडर मिल रहा है कि आपने आपका जो भी एम्प्लॉय जो छोड़ के जा रहा है उसको आपने असेट्स दी गई थी, क्या उसका डिडक्शन आपको फुल एंड फाइनल में से लेना है या नहीं। तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा। असेट्स मास्टर के अंदर आपको पहले बनाना पड़ेगा कि किसको कितना असेट्स दिया हुआ है। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं न्यूज़ इवेंट एंड अनाउंसमेंट की। यहाँ पर आप अनाउंसमेंट सेटअप कर सकते हो किसी भी अनाउंसमेंट को, अगर आपको कंपनी के अंदर, ब्रांच के अंदर, डिपार्टमेंट वाइज आपको सेंड करना है तो आप डिपार्टमेंट वाइज सेंड भी कर सकते हो। इवेंट अगर ऑर्गेनाइज कोई हो रही है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है कंपनी ब्रांच वाइज तो भी आप कर सकते हो। आपकी खुद की कंपनी की नॉलेज सीरीज एंड HR पॉलिसी अगर आपको लग रहा है कि मुझे सिस्टम में अपलोड करके हर एक एम्प्लॉय को शो करना है तो भी आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पर है दूसरा ऑप्शन SMS सेटअप्स, जहाँ पर आपको अगर लग रहा है कि हमारी कंपनी में जितने भी यूज़र है उसको हमें बाय SMS उनको इन्फॉर्म करना है कि उनका पर डे
प्रेजेंट एब्सेंस स्टेटस क्या है, उनने पंच क्या किया है, लीव रिमाइंडर उनको अगर बाय मैसेज जाने चाहिए तो आपको उसका सेटअप यहाँ से करना है। ओके, कॉस सी ऑफ सेटिंग। ओके, सी ऑफ सेटिंग के अंदर आप जा रहे हो तो यहाँ पर आपको पे कैडर वाइज सी ऑफ सेटिंग करना है कि जैसे कि सी ऑफ कैलकुलेशन मिनिमम कितने मिनट काम करेगा तो उसके अकाउंट में कितना होना चाहिए, जैसे कि मेरा हाफ डे का लिमिट क्या रहेगा, फिर बाद में फुल डे का लिमिट क्या रहेगा, उसके में क्या करेगा सिस्टम। मान लो कि यहाँ पर मैंने डिफाइन किया कि मेरा 200 मिनट्स अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो मुझे हाफ सी ऑफ जनरेट होना चाहिए, तो मैंने हाफ बताया यहाँ पर। अगर मान लो कि मेरा दूसरा ऑप्शन है, अगर कोई भी एम्प्लॉय 400 मिनट अगर काम कर रहा है, ओके, तो मेरा फुल सी ऑफ यहाँ पर जनरेट होना चाहिए। ओके, तो मिनट्स आपको कन्वर्ट करना है। ओके, देन अगर हॉलीडे के अंदर सी ऑफ कैलकुलेटर करना है या नहीं तो टिक करना है, अगर ये शिफ्ट टाइम में है तो काउंट करना है या नहीं करना है। ओके, तो ये सारे रूल्स है। अगर सी ऑफ आप एंकेज कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पर क्लिक करके सेव करना है। तो ये एक सीयर का ये कैडर वाइज होता है, जैसे कि स्टाफ कैडर है या वर्कर कैडर है। ओके, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट है आगे सी ऑफ पर डे मिनिमम आवर्स। अभी यहाँ पर ऐसा है कि आपको मान लो कि ऐसा भी सेटिंग करना है कि मेरा सी ऑफ जो भी जनरेट होगा वो मिनिमम आवर के ऊपर होगा, कि मेरा इतना काम होने के बाद ही वो सी ऑफ काउंट करेगा। उसकी लिमिट हमने यहाँ पर भी बताई है कि हाफ डे में आप कितना सेटअप कर सकते हो, और दूसरा यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो दो तरीके से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर सी ऑफ अप्रूवल्स, यानी कि जो भी जनरेट किया हुआ सी ऑफ है वो क्या अप्रूवल बेस्ड रहेगा। अगर अप्रूवल बेस्ड रहेगा तो अथॉरिटी किसको दी जाएगी, तो वो भी सेटअप अगर आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर सेटअप 2 एंड सेटअप 3 के बारे में हमने आज सीखा है। ओके, थैंक यू।